हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिकल सेल्स और बोन के रिलेटेड ऐसे क्या क्या इश्यूज है जो आप इजीली सोल्व हम कर सकते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेशन किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना एक्सपेंस आएगा और कितना टाइम लगेगा उसका पूरा प्रोसेस में, उसके लिए हम लोग विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश वस्तानी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पर्सनल फाइनेंशियल इश्यू सॉल्वर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और साथ साथ में फिजिकल सेल्स और बोन के रिलेटेड इश्यूज सोल्व करने में भी हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं फिजिकल और सेल्स के रिलेटेड। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल सेल और बोन के रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं या इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिग्नेचर डिफरेंस हो सकता है या नेम करेक्शन और नेम चेंज करवाना पड़ सकता है, डुप्लीकेट शेयर्स और बोन करवाना है, आईपीएफ में शेयर्स चले गए जो अनक्लेम शेयर अनक्लेम डिविडेंड है तो उसको कैसे आप वापस ला सकते हैं, नॉमिनेशन करवाना हो फिजिकल शेयर और बॉन्ड में, आपको बैंक डिटेल अपडेट करवाना हो फिजिकल और शेयर में, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेट मतलब सक्सेशन और प्रोबेट अगर अब विल है तो किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कब लेना पड़ सकता है, क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकता है, तो उसके रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ऊपर के टॉपिक में क्या क्या और इश्यूज है जो आपके पास, तो उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिग्नेचर डिफर, ये क्यों होता है कि लॉन्ग टाइम पहले 15-20 साल पहले जब भी फिजिकल शेयर्स आते थे तभी हमने सिग्नेचर किया, उसके बाद हमें सिग्नेचर पता नहीं है या हमारे पास वो टाइम पे क्या सिग्नेचर किया उसका रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा एक चीज होता है कि काफी टाइम चला गया तो आपका सिग्नेचर थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू हो गया, वो आपको भी पता नहीं है। या दूसरा चीज, जब भी सिग्नेचर किया तो हमारे पेरेंट्स ने किया होता है, फॉर एग्जांपल आप तभी छोटे थे और आपके मम्मी पापा ने अपने नाम पे शेयर लेने के लक बाई चांस अपना नाम डाल दिया, तभी ना तो पैन कार्ड, आधार कार्ड या तो केवाईसी था, सिर्फ नाम डालो, पैसा डालो और हो जाता था। तो वो अभी पड़ा रहा है शेयर्स और आपको आज पता ही नहीं कौन सा सिग्नेचर है, तो उसके रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सोल्व क्लाइंट का करते हैं। वीएम चेंज, अगर आपने अपडेट किया सिग्नेचर सब जगह लेकिन आरटीआर रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास सिग्नेचर आपका अपडेट नहीं करवाया है तो वो भी आप करवा सकते हो। दूसरा, नेम करेक्शन और चेंज, जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया तभी आपका जो पुराना नाम है या आपको घर के नौजवान जो नाम से बुलाते हैं पेट नेम डाल दिया होगा, या कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था जो पहले बताया पैन कार्ड आधार कार्ड वाला चक्कर, तो आज आपका जो भी अकाउंट भी डीमेट खुलेगा वो पैन कार्ड के हिसाब से खुलेगा, बैंक अकाउंट भी सेम ऐसे ही खुलेगा। तो ये इश्यूज हो सकते हैं। या आपका पैन कार्ड में जो नाम है उसके पीछे लाल कुमार राय ऐसा कुछ लगा हुआ या सर्टिफिकेट में ऐसा लगा जो कहीं ना कहीं आपको पैन कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, या टाइपो एरर सर्टिफिकेट में हो सकता है, जब भी हमारे पास शेयर्स लगे तभी हमने कुछ ध्यान नहीं दिया और देखा भी नहीं, या तो हमारा ध्यान नहीं गया है कि शेयर्स में टाइपो एरर है, तो भी आपको नेम चेंज का प्रोसेस करवाना पड़ सकता है। या कॉमन कास्ट नेम तभी डाल दिया है कि जैसे हमारे पास ना पैन कार्ड आधार कार्ड था तो लेट्स से एग्जांपल कभी कभार हमने हमारा लास्ट नेम जो सरनेम है वो नहीं डाला और पटेल, मेहता, दास, गुप्ता ऐसा कुछ कॉमन वर्डिंग जो बुलाते हैं या चलता था सरनेम में तो वो डाल दिया है, और अभी जो हमारे पास पैन कार्ड आधार है वो लास्ट नेम सरनेम से है तो भी काफी डिफरेंस हो सकता है, तो आपको वो काम करवाना पड़ सकता है। डुप्लीकेट शेयर और बॉन्ड, जब भी कंपनी ने कोई बोनस या स्प्लिट दिया हो आपको भेजा हो, चेंज ऑफ एड्रेस हो सकता है या कोई भी रीजन से लॉस ऑफ ट्रांजिट हो सकता है और आपको वो शेयर्स या जो भी बॉन्ड है वो मिला नहीं है और आपको वो भी पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी है, तो ये आप डुप्लीकेट प्रोसेस करवाना पड़ सकता है। उसमें एफआईआर आपको एक और अलोंग कंपनी का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप मंगा सकते हैं वापस डुप्लीकेट शेयर और बॉन्ड, वो आपका कोई ले नहीं सकता। हाँ, अगर 7 साल के ऊपर गया तो आईपीएफ में चला जा सकता है। जो आईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो 7 साल कंसेक्यूटिव अगर आपने आपका शेयर्स या डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में वो चला जाएगा, और उसका भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है आईपीएफ में कि वहां से आप पूरा का पूरा सब चीजें वापस आपको मिल सकता है।
ये मेनली रीजन हो सकता है कि चेंज ऑफ एड्रेस नहीं है, प्रॉपर आपका एड्रेस नहीं है, बैंक डिटेल अपडेट नहीं है। जैसे अभी एक कंपलसरी हो गया कि अभी आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट का वाउचर बॉन्ड का नहीं आएगा, आपके खाते में ही जमा होगा, तो आपका बैंक डिटेल वहाँ पे अपडेट नहीं आया, एफएससी कोड वगैरह पूरा 14-16 डिजिट का अकाउंट नंबर, तो ये वहाँ पे अनक्लेम पड़ा रहेगा। अगर 7 साल कंसेक्यूटिव ये पड़ा रहा तो कंपलसरी आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। आईपीएफ में ट्रांसफर होगा तो ऐसा नहीं कि आपका वापस नहीं मिलेगा, उसका एक प्रोसेस है लेंदी ऑनलाइन, अगर आपने वो कर लिया तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। नॉमिनेशन इन फिजिकल शेयर और बॉन्ड, क्या ये पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, आप नॉमिनेशन और आप करा सकते हैं फिजिकल शेयर और बॉन्ड में। उसका एक सिंपल कंपनी का आरटीए का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, विटनेस के साथ आप वो प्रोसेस पूरा करोगे तो आपका फिजिकल में भी नॉमिनेशन हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ों में आपको पता नहीं कि ये करूँ या कैसे करूँ, तो आप हमारा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि आपका आगे जाके कुछ भी क्वेरी नहीं आएगी, जो नॉमिनेशन है उसको सीधा सीधा लीगल प्रोसेस के बजाय एक छोटा सा प्रोसेस करके उनके नाम पे वो कर सकता है। जो आगे हम बात करेंगे कि सक्सेशन और विल क्या काम करता है। बैंक डिटेल अपडेट इन फिजिकल शेयर और बॉन्ड, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका कोई भी कारण से अगर आप फिजिकल का डीमेट नहीं करवाना चाहते हो या नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना बैंक डिटेल अपडेट करवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी डिविडेंड है वो अनक्लेम नहीं होगा और आपका खाते में आएगा, तो आपका शेयर है और डिविडेंड जो आईपीएफ में नहीं जाएगा और आपके नाम पे कंपनी में रहेगा। और ये फिजिकल डिविडेंड और चेक अभी इश्यू होना बंद हो गया, कंपलसरी क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में ही होगा, तो ये करवाना बहुत जरूरी है। तो आईएफएससी कोड, माइकर, फुल अकाउंट डिटेल और रिस्पेक्टिव आरटीए के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको प्रोसेस भेज देगा। तो आज हम अभी ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे सक्सेशन और प्रोबेट। जो विल है तो किसको लेना पड़ सकता है? जिन्होंने जनरली शेयर और बॉन्ड जो विदाउट नॉमिनेशन है और विल भी नहीं है, तो लीगल हायर को ये प्रोसेस कोर्ट में करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि वही जेन्युइन यूर लीगल हायर शेयर और बॉन्ड के लिए है। तो ये किसको लेना, वापस उसका वैल्यूएशन का कैसे है कि पर फोलियो 2 लाख रुपीज, नहीं कि पर कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स है, अगर समझो कि 300 है और आज का प्राइस 1700 है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू 5 लाख रुपीज हो गया, तो आपको सक्सेशन लेना जरूरी है। लेकिन अगर वो 3 अलग अलग फोलियो में 100 शेयर है, तो उसका वैल्यू बिलो 2 लाख रुपीज हो गया, तो आपको सक्सेशन लेना जरूरी नहीं है। अगर पर फोलियो 2 लाख रुपीज के ऊपर वैल्यू जाता है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि एक फोलियो में, ना कि एक कंपनी में, पर्टिकुलरली रिलायंस के शेयर है, अगर आपका 300 शेयर एक ही फोलियो में है और वैल्यू 2 लाख के ऊपर है, तो आपको सक्सेशन लेना कंपलसरी है। अगर पर फोलियो 2 लाख रुपीज के नीचे वैल्यू आ रहा है, तो आपको अगर 1000 शेयर्स भी अलग अलग 100 शेयर है, अलग अलग फोलियो है, तो आपको सक्सेशन लेना जरूरी नहीं है। आपको इंडेमनिटी एफिडेविट वगैरह का जो भी कंपनी का प्रोसेस है आरटीए का, वो करा के आप विदाउट सक्सेशन भी शेयर्स अपने नाम पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लीगल हायर जितने भी है वो बाकी का आपको एनओसी लेना पड़ेगा, या मैक्सिमम 3% के नाम पे वो शेयर हो सकते हैं, क्योंकि डीमेट में वापस आपको इश्यू आ सकता है। तो मैक्सिमम 3% दीजिए, अगर 3 से ज्यादा है तो बाकी के लोग एनओसी देंगे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका रहना चाहिए। और आप विदाउट सक्सेशन, अगर प्रोबेट भी नहीं है, विल भी नहीं है, तो भी आप ये कर सकते हो अपने नाम पे। अगर आपको सक्सेशन लेना पड़ा तो फिर क्या होगा कि 6 to 9 मंथ्स का मिनिमम टाइम पीरियड लगता है। 75,000 रुपीज टोटल मैक्सिमम कोर्ट फी है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो कि 6 लाख है या 7 लाख है तो फीस कम हो सकती है, लेकिन अबोव 14 लाख या 15 लाख गया तो फिर मैक्सिमम समझो 2 करोड़ 5 करोड़ कितना भी होने दो, 75,000 रुपीज ही चार्ज लगता है, जिसमें आपका ना तो फिर सिर्फ शेयर और बॉन्ड, लेकिन कुछ भी प्रॉपर्टीज है वो सब मिला के जितना भी वैल्यू हो रहा है, आपको 75,000 रुपीज ही कोर्ट फी पे करना है, और एडवोकेट का जो भी आपका फीस है वो पेड करना है। और लीगल हायर प्रोसेस ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, और बाकी के लोग एनओसी देके किसी एक के नाम पे भी कर सकते हैं। म्यूचुअली एक 3 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब भी ये शेयर्स वगैरह डीमेट करोगे, तो मैंने पहले ही बताया कि 3 से ज्यादा लोगों का डीमेट ज्वाइंटली ओपन नहीं होता है।
तो एडवाइजेबल है, अगर आपको सक्सेशन में जाना ही पड़ रहा है तो मैक्सिमम 3 लोग लीजिए, बाकी के लोग एनओसी देंगे या आप अपना खुद का मेमोरेंडम एक बना सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कि कितना किसका शेयर रहेगा। यहीं पे लोग काम नहीं कर पाते, वैल्यूज बड़ा हो जाता है, लेकिन किसको कितना मिलेगा वही चक्कर में मैं ज्यादा लूँ या तू ज्यादा ले लेगा, वही चक्कर में सक्सेशन कराने से रुक रहे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप एडवोकेट की एडवाइस लीजिए और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है दोस्तों। अगर प्रोसेस विल है तो आपको प्रोबेट लेना पड़ेगा कोर्ट से, और इजीली प्रोबेट भी मिल जाते हैं और आप प्रोबेट के हिसाब से अपने नाम पे शेयर्स कर सकते हैं। तो ये विल है तो काफी स्मूथली ये काम हो जाता है, अगर नहीं है तो आपको सक्सेशन के लिए जाना पड़ सकता है। अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और किसी को भी इश्यू है तो आप हमें हमारा नंबर जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।